सुनो भाई, तो ये अपना लेक्चर नंबर कौन सा, थर्ड है। और यूनिट नंबर अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स की। और ये रिवीजन क्लासेज हैं भाई, पहली बार नहीं पढ़ रहे अपन, रिवीजन क्लासेज चल रही हैं अपनी। रिवीजन क्लासेज ही पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। अब फटाफट से एग्जाम्पल नंबर जो इसका 5 है वो निकाल लो। और पेज नंबर वही आपका लगभग 28 के समथिंग होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो आराम से और उसको सोल्व करते हैं फिर अपन। पेज नंबर मैं लिख दूंगा अभी इसके अंदर। सभी के पास में साथ साथ में बुक भी होनी चाहिए भाई, बुक नहीं होगी तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। डायनेमिक्स में बुक होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, वो पुरानी वाली बुक में अलग है और नई वाली बुक में अलग है। आप देख लेना एक बार क्वेश्चन को। वो पुरानी वाली बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 से है, तो उसी से करेंगे कि नई वाली बुक से या पढ़ो। मैं लिख देता हूँ, ये अपना पेज नंबर है 25। पेज नंबर 25 पे अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 को ध्यान से पढ़ता हूँ, आपके पास बुक है तो आप भी इसको ध्यान से पढ़ो एक बार। उदाहरण नंबर 5 आपके पास में है कि समान वेग v से, मतलब आपके पास में क्या बोला है, समान वेग v से, यानी कि आपके पास में जो v है वो कांस्टेंट है। ठीक है, v हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से ही जाती है, मतलब चलाई जाती है, तथा इसका जो मुख है वो चलने की दिशा में सर्वदा ए के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है और बिंदु पी की ओर रहता है। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात करो। यदि u बराबर v हो तो सिद्ध करो कि बिंदु पथ एक परवलय होगा जिसकी नाभि b है। सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप बनाओ तो बना सकते हो। इसमें क्या है, कहानी चल रही है कि भाई ये आपके पास में एक नदी है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हमारे पास में कौन सा है, बी पॉइंट हमारे पास में है। अब आपको पता है कि अगर नदी का बहाव इस साइड में है, मतलब नदी बह रही है और मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस बी पॉइंट पर जाना है और मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं ए के पास खड़ा हूँ। तो आपको पता है मैं नाव लेके जाऊंगा तो नदी के बहाव के साथ साथ में ही मैं थोड़ा आगे की तरफ जाऊंगा और इस प्रकार मैं घूमूंगा। बात तो सही है ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो डायग्राम आपका तैयार होगा वो इस प्रकार से तैयार होगा परवलय का। ठीक है, पैराबोला का जो आपने डायग्राम देखा है इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से तैयार होगा। तो लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब भाई क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे कि भाई वी वेग आपके पास में है और वी वेग से ये बी की दिशा में जा रहा है। बात समझ आ रही है। मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे चलूंगा थोड़ा सा तो मैं इस प्रकार से आगे चलूंगा और डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। अब आपने एक बात और कही है इसमें साथ साथ में, कि जो जैसे मैं नाव चला रहा हूँ तो मेरी जो डायरेक्शन है ना, दिशा है, वो बिल्कुल किस, ये जो हमारे पास बी पॉइंट है इस बी पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक है। नज़दीक का मतलब मेरी जो आंखें हैं ना बिल्कुल किसको देख रही हैं, बी पॉइंट को देख रही हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी इस प्रकार से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बना दी लाइन मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक सिंपल एक लाइन खींची। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास में एक एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा कोण। अब ये प्रारंभिक रेखा हो गई आपकी, ये आपके पास में रेडियस वेक्टर हो गया और मेरे पास में, और ये मेरे पास कितना हो गया, थीटा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो थीटा एंगल बन गया, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो आपका 90 माइनस का थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में जो v वेग से आप गति कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं इस v के कंपोनेंट तोड़ूंगा तो यहाँ पे देखो इसके साथ साथ में आ जाएगा v कोस 90 माइनस का थीटा और यहाँ पे v कोस, मतलब हमारे पास में
आप देखोगे ये हमारे पास में क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखा जाए तो देखो आर थीटा डॉट। ठीक है भैया, आपको अगर मान पता हो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में u और v का मान, जो अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग दोनों का मान आपने निकाला हुआ है। ठीक है, आर डॉट आर थीटा डॉट, दोनों का पता होना चाहिए कि दोनों क्या होते हैं और किस प्रकार से अपन वैल्यू को फाइंड करते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो डायरेक्शन का खेल है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो, वी आर। वी आर मतलब क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट। अब आप देख सकते हो कि आर डॉट मेरे पास ये रहा और आर थीटा डॉट मेरा ऊपर, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगा आर डॉट। भाई यार ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। भाई हम दो प्रकार के हमने वेग पढ़े थे। अगर वी की मैं बात करूं तो एक हमारे पास में था वी आर, एक मेरे पास वी टी। मतलब एक ट्रांसपोज था, एक हमारे पास रेडियल था। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मतलब ये जैसे मेरा पाथ है, इस पाथ के परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा मेरे पास ट्रांसपोज। और आगे की तरफ, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं सिंपल आगे चलूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास रेडियल वेलोसिटी। अगर मैं परपेंडिकुलर मोशन करूंगा तो मेरे पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी आएगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे किया है मैंने। तो देखो वी आर मेरे पास में, अब वी आर के कंपोनेंट देखोगे आप आर डॉट में, तो वी कोस 90 माइनस का थीटा लिख दिया मैंने। लेकिन मैंने किया यहाँ पे माइनस का वी, क्योंकि आपको पता है मैं नाव लेकर जाऊंगा तो मैं बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ और मेरी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस साइड में रहेगी। तो ये मेरे पास यू आ गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, वी माइनस वी कोस 90 माइनस का थीटा और माइनस का वी मेरे पास आ गया। आगे आप सोल्व कर लो, आर डॉट को आप लिख सकते हो डी आर अपन डी टी। ठीक है, फिर माइनस का यू वी प्लस साइन थीटा हमारे पास में हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास वी टी है, मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली, वो कितनी है हमारे पास में, आर थीटा डॉट मेरे पास में है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वी कोस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो कंपोनेंट अपन ने तोड़े थे ना, वो मेरे पास था वी कोस 90 माइनस का थीटा और वी कोस थीटा। अब ये जो आर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर थीटा डॉट, ये केवल और केवल किसके लिए है, ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था उसको दिखाने के लिए मैंने आर थीटा डॉट यहाँ पे लिख रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे पास वी कोस थीटा है। ठीक है, और ये आर थीटा डॉट मेरे पास में है। तो आर थीटा डॉट जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए, आर थीटा डॉट। और बाकी सिंपल लीनियर के लिए तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे आर डॉट। तो वी टी का मान मेरे पास आ गया, वी टी और वी आर दोनों का मान मेरे पास आ गया है। तो मैं समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगा दूंगा, भाग आया। यहाँ पे बस आगे जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, लेकिन सवाल को मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल में क्या था, डायग्राम था, कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे आप, वो था बस। बाकी आगे जो कैलकुलेशन है वो तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, सारे सवाल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैंने इसको सोल्व कर लिया। उसके बाद में आपने देखा मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। ठीक है, इंटीग्रेशन आप जानते हो दोनों के क्या होते हैं, टेन थीटा सेक थीटा। फिर आगे मैंने सोल्व कर दिया इंटीग्रेशन को, आर का मान आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, पाथ का इक्वेशन आ गया मेरे पास, क्या आ गया, पाथ का इक्वेशन आ गया। और फिर सवाल में क्या बोला था आपसे कि u और v अगर बराबर होते हैं तो r बराबर, जहाँ पे v है u है आप रख दो सेम सेम। ठीक है, और जो आंसर आएगा आपके पास में देख लो, ये आ गया आपका पास में, देखो r बराबर सी डैश 1 प्लस साइन थीटा और सी डैश अपन में r 1 प्लस साइन थीटा। ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ये होती है पैराबोला की, परवलय की। तो अगर पैराबोला की इक्वेशन होगी तो आपसे यही सवाल में पूछा गया था। भाई सवाल में आपसे 3 सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से। भाई पहली बात तो ये था कि भाई आपको पाथ का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो आपने पाथ का इक्वेशन निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में आपसे क्या बोला था कि अगर u बराबर v होगा तो आप इसको पैराबोला प्रूफ करना है आपको, कर दिया आपने, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, बताओ। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम वापस से क्लियर करूँ आपका। ये आपके पास में एक नदी है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम में आए ये चाहे नहीं आए लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इससे ज़्यादा खतरनाक सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आई आपको। ये आपके पास नदी थी, ये आपके पास बी पॉइंट था, ये आपके पास में ए पॉइंट था। मैं यहाँ से नाव लेके चला, इस प्रकार से मैं बनाऊंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको पता है मेरी जो नज़र रहेगी ना वो बी पॉइंट की तरफ रहेगी, क्योंकि मुझे जाना तो बी पॉइंट के पास में ही है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। फिर मैंने इस प्रकार से एक सीधी लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता हूँ कि इस साइड में, मतलब जैसे मान लो कि आपका पार्टिकल है यहाँ पे था, अगर सीधे रेखा में गमन करेगा तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर डॉट, यानी कि क्यू मान सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैं जा किस साइड में रहा हूँ, मैं इस साइड में जा रहा हूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ पे जो वी रहेगा, यू रहेगा, मेरे पास में यू हो जाएगा। फिर मैं कंपोनेंट तोड़ दूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये मेरे पास एंगल है थीटा, फिर ये मेरे पास 90 माइनस का थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा ये हो जाएगा मेरे पास में कोस 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल कोस मेरे पास थीटा, ठीक है, वी कोस थीटा, ठीक है। और ये भी मेरे पास देखो, ये मेरे पास क्या था, वी था, ये भी कंपोनेंट आपके पास वी का ही है। बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो ये कंपोनेंट थे आपके, ये कंपोनेंट मतलब डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट था, डायग्राम आपको समझ में आ गया। उसके बाद में कराया क्या है अपन ने, डायग्राम को देखा, वी टी मेरे पास आ गया, वी आर मेरे पास आ गया, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, भाग लगा दिया, भाग लगाने के बाद मैंने समाकलन कर दिया, समाकलन करने के बाद u बराबर v दे रखा था, बराबर कर दिया, और मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका सिंपल सवाल था, सिंपल तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा सवाल था ये। फिर आता है अपना एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं अपन ध्यान से। ठीक है, सवाल नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करूं मैं, तो ये अपना है पेज नंबर 28 पर, मैं लिख रहा हूँ पर्सनल सबके ऊपर, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत महसूस ना हो बिल्कुल भी। पेज नंबर 28 पे है। सवाल क्या है, देखो, यदि किसी समतल वक्र में एक गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर हो, मतलब आपको थीटा डॉट दे रखा है कांस्टेंट। अब देखो मैं जितना तेज बोलूंगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब हर एक चीज को पकड़ना पड़ेगा, मतलब कैच करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कोणीय वेग बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि कोणीय वेग को मैं थीटा डॉट से डिनोट करूंगा, और अगर उसको बोला है कि वो अचर है, कांस्टेंट है, तो उसको आप कांस्टेंट मानो। फिर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव कर दूंगा, ये जीरो बन जाएगा मेरे पास में, ठीक है। फिर आगे क्या बोला इसने कि अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि 80, ठीक है। और आपके पास में अनुप्रस्थ त्वरण हो गया, और अर्य वेग यानी कि ए आर, सॉरी वी आर, मतलब 80 और वी आर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ऐसे आपको प्रूफ करना है। कर दो फटाफट से, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ भैया। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, टपक सकता है, कोई भी इसमें शक नहीं है। क्या इतना मतलब आसान, आसान तो करने कहेंगे, लेकिन अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बुक आपके पास में है ही, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब बुक आपके पास होनी चाहिए। चलो, एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, वही पेज नंबर 28 पे ही दिखेगा आपको, ठीक है।
ठीक है, तो फटाफट से देखो यहाँ पे उदाहरण नंबर आप 8 को पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक एक चीज को ध्यान से पढ़ता हूँ। एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल यू से रेंगता है और गाड़ी वी वेग से चलती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यू हमारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है, और गाड़ी जो है विवेक चलती है। ठीक है, गाड़ी के विवेक से हमें कोई काम नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। अब टी समय पर आरे की दिशा में तथा उसके लंब दिशा में कीड़े के त्वरण ज्ञात करो आप। अब त्वरण का मतलब आप समझ गए कि या तो यहाँ पे आपसे ना तो ए टी पूछा है ना वी टी पूछा है आपसे। भाई ना तो आपसे ए टी पूछा है ना मतलब आपसे ए आर पूछा है, आपको ए निकालना है, मतलब दोनों निकालने हैं आपको। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, एक बार सवाल दोबारा पढ़ लूँ मैं, एक बार पढ़ूं, ध्यान सुनो, आप भी सुन लो, आपके पास बुक है, सब दिख रहा है आपको। ये एक कीड़ा है और वो किसी गाड़ी के ए त्रिज्या है। अब ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, तो ये मतलब आपकी आर मान लो ए मान लो, त्रिज्या तो बात बराबर ही है। तो यहाँ पे ओ ए बराबर कितना है, मेरे पास में ए है। तो पहिए के आरे पर अचर चाल यू से रेंगता है और गाड़ी विवेक से चलती है। टी समय पर आरे की दिशा में तथा उसके लंबवत दिशा में कीड़े के त्वरण ज्ञात करो। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो भाई ये हमारे पास में है, ठीक है। तो अगर मैं लंबवत डायरेक्शन की बात करूं, तो लंबवत आपको दिख ही रहा है भाई, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आरा है, ठीक है। अब ये इस प्रकार चल रहा है, तो इसका लंबवत कौन सा हो गया, ये हमारे पास लंबवत है। और लंबवत अगर आप देखा जाए तो आप क्या मतलब भाई, आपको मैंने दो ही बातें सिखा रखी है, एक तो लीनियर और एक मेरे पास परपेंडिकुलर। लीनियर में हमेशा काम करेगा ए आर और बी आर, और अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पे वी टी काम करेगा और ए टी काम करेगा। ये दोनों बातें आप पे बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, और इन चारों के जो फॉर्मूले हैं ना आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सवाल की लैंग्वेज को सीख लो, उसके बाद में दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो। बाकी एक बार इंग्लिश मीडियम पढ़ देते हैं सवाल को। ए इंसेक्ट्स crawls at the constant rate u along the spoke of a cart। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सवाल पढ़ते हैं एक बार ओपन। एन इंसेक्ट्स crawls at a constant rate u along the spoke a cart wheel of radius a, the cart is moving with velocity v, find the acceleration along the perpendicular to the spoke of the insect at time t। पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे, एक बात छोटी सी है कि आप है ना, डायनेमिक्स की यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके डायग्राम्स में ज़्यादा डूबना मत। मतलब आप एक एक चीज़ को लिखने लग जाओ कि भाई ये परपेंडिकुलर जाएगा, कार उससे चल रही है, मतलब इसमें क्या है कि लैंग्वेज को बनाने के लिए काफ़ी सारी बातें तो ऐसी ऐसी दे रखी होती है जिससे आपको कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है, अब आपको सवाल में दे रखा है कि हमारे पास यू कांस्टेंट है, मैंने लिख लिया। रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है। वी के बारे में बता रखा है कि हमारे पास में जो वी आर है, यानी कि जो आपकी गाड़ी है वो जा रही है हमारे पास में कांस्टेंट वेग से, ठीक है। तो वी आर बराबर आर डॉट, तो यहाँ पे हमारे पास में आर डबल डॉट बराबर में जीरो। तो ये सारी बातें तो हमें दे रखी थी, हमने लिख लिया आराम से, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर यहाँ पे ए थीटा की, ठीक है, वी टी बराबर क्या होता है भैया, वी टी बराबर होता है हमारे पास में ए थीटा डॉट, ठीक है, ट्रांसपोज। तो हमने देखो परपेंडिकुलर में वी माना है हमने, तो ए थीटा डॉट बराबर हमारे पास वी मान लिया, थीटा डॉट बराबर कितना आ गया मेरे पास में वी अपन में ए। और यहाँ पे थीटा डबल डॉट कितना आ जाएगा, क्योंकि वी हमारे पास में कॉन्स्टेंट ही तो है, ये जो जा रहा है वी हमारे पास में, ठीक है। भाई आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ ऊपर डायग्राम के अंदर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास वी है, परपेंडिकुलर तो है ही। भाई आपकी जो टेंजेंट लाइन होती है किसी भी सर्किल के, वो परपेंडिकुलर तो होती है ना, तो वी मेरे पास में है, तो ये वी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपने देखो इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो जीरो आ गया मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे चला यहाँ पे, मतलब वी आर आ गया, वी टी आ गया, आपके पास सब आ गया। अब देखो डी आर अपन में डी टी बराबर में यू, ठीक है, ये तो मतलब
आर डॉट बराबर में यू लिखा था ना, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन, डी आर अपन डी टी बराबर में यू। डी आर का मान देखा, यू डी टी, आर का मान निकाला, कितना आ गया यू टी प्लस का सी। टी बराबर जीरो, आर बराबर जीरो, सी का मान जीरो, तो यहाँ पे मान रख दो। आर बराबर कितना आ गया हमारे पास में, यू टी आ गया। अब ए आर बराबर क्या होता है भैया, ए आर बराबर आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट भी है आपके पास में, आर का मान भी आपके पास में है, थीटा डॉट भी आपके पास में है, तो ए आर आ गया। और ए टी का मान भी आप निकाल सकते हो, दोनों का मान आ गया। बताओ क्या दिक्कत है। सवाल मतलब कह रहा हूँ ना कि इसके आंसर में आपको, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तब भी आपको आंसर में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मेन बात तो यही है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़कर आप जब यहाँ पे पहुंच जाओगे आंसर पे, वही बड़ी बात है। आंसर कर लो, आंसर में मतलब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो आंसर स्टार्ट कैसे करें, लिखे कैसे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, चलो भैया, ए आर आ गया, ए टी आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास में ये है क्वेश्चन नंबर, आपका एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। ठीक है, जो भी है सब कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे, एग्जाम्पल जितने भी हैं सारे। और ये एग्जाम्पल कभी आपने सोचा है कि भाई ये एग्जाम्पल कभी 1 करते हैं अपन, कभी 4 करते हैं, कभी 5 करते हैं, अपन लगातार एग्जाम्पल क्यों नहीं करते? क्योंकि जो सेम सेम से एग्जाम्पल होते हैं ना, उन सेम सेम एग्जाम्पलों को अपन एक साथ करा रखा है। मतलब उनमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लगभग सेम सेम से एक साथ मैं करा देता हूँ, जिससे क्या है कि मतलब अपन को कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये पेज नंबर 19 पे है, तो ये शायद पुराने वाली बुक के हिसाब से है। देखता हूँ मैं एक बार। ठीक है भाई, सवाल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पेज नंबर आपको 19 पे मिल सकता है और 20 पे भी मिल सकता है, तो आप देख लेना। नई वाली बुक के हिसाब से 20 पे मिलेगा और पुराने वाली बुक के हिसाब से 19 पेज नंबर पे मिलेगा। ठीक है, अब सवाल को ध्यान से पढ़ो। पढ़ो भाई। एक, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, मतलब अरीय वेग का मतलब समझे आप, वी आर और वी टी सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हों, मतलब वी आर समानुपाती वी टी के आपको दे रखा है, दिया हुआ है, तो सिद्ध करो कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल है। ठीक है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि जो हमारे पास में मतलब पाथ बनेगा, पथ बनेगा, वो एक समान कोणिक सर्पिल है। ठीक है, तो वो भी करेंगे। और उसके अलावा इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हो, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, कि अगर हमारे पास में ए आर और समानुपाती ए टी के हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होगा। अब ध्रुवांतर रेखा आप जानते हो ना, रेडियस वेक्टर, आर, रेडियस वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, इसका इसका वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होगा। करे अब आंसर। दोनों सवाल समझ में आ गए, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई ये दे रखा है और ये पाथ निकालना है, और दूसरे में आपको वेग को आर की पावर 1 2 3 4 जो भी आएगा उसके समानुपाती आपको प्रूफ करना है। करें सवाल। अब सवाल का आंसर देखना कितना सिंपल रहेगा, लेकिन सवाल को करना कैसे है, क्या करना है, वही सीखने वाली बात है। अब देखो भाई, आपको पता है कि वी आर वी टी आपको दे रखा है समानुपाती है, के हमारे पास में कांस्टेंट आ गया, तो वी आर मेरे पास कितना आ गया, के डॉट में वी टी। ठीक है, वी आर का मान वी टी का मान आप जानते हो, आर डॉट और आर थीटा डॉट। ठीक है, अब आर डॉट का मान मेरे पास कितना आ गया, डी आर अपन डी टी आ गया। के आर बराबर कितना आ गया, डी थीटा अपन डी टी आ गया। अब डी आर अपन में आर बराबर में कितना आ गया, के थीटा डॉट। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, देखो इसका समाकलन कर दिया मैंने, log आर बराबर में के थीटा प्लस में सी वन, आर बराबर ए की पावर के थीटा, ए का मान निकाला मैंने सी वन का, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, आर बराबर में सी टू ई की पावर के थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बन गया समान कोणिक सर्पिल, मतलब आर बराबर में ए ई की पावर में थीटा, जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है किसका, समान कोणिक सर्पिल का, इक्वी एंगुलर स्पाइरल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर पहला जो सवाल था उसका आंसर देख लो आप। लेकिन जब आपने पहली बार सवाल को पढ़ा होगा तो शायद आपका दिमाग हिल गया होगा कि इसमें करे ही क्या है यार, लेकिन अब आप देखो आंसर कितना छोटा सा है। ठीक है,
सेकंड आपसे सवाल क्या बोला गया था, इसी के अंदर बोला गया था आपसे कि भैया ए आर और जो ए टी मेरे पास में है वो एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, तो मैंने कर दिया। भाई ये मेरे पास में ए आर है, ये मेरे पास में ए टी है, ये एक दूसरे के हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। दिख गया आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। फिर वही बात, हमने एक लैम्डा कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ए आर बराबर में लैम्डा ए टी। अब आपको पता है ए आर का मान ये होता है, ए टी का मान ये होता है, मैंने मान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप देखो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो मैंने यहाँ पे ए टी का जो मान रखा है ना, 1 अपॉन में आर डेल अपॉन डेल टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, अब ये आपको याद होगा ना, तभी कर पाओगे आप। अब जो नए बच्चे हैं जो मतलब पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, तो वो अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे और पीछे जाके देखेंगे कि जब मैंने आपको ए टी ए आर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी, तो ये टर्म भी मैंने वहाँ पे आपको लिखवाई थी कि ये टर्म आप लिख सकते हो डायरेक्ट वहां से। ठीक है, इतना करने के बाद आप कुछ कार्यस्थानी करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर डबल डॉट मेरे पास में है। ठीक है, आर मेरे पास ये रहा, थीटा डॉट का मान आप पीछे से लिख दो, ये मेरे पास आ गया मान। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको थोड़ा सोल्व करो आप। ठीक है, सोल्व करने का ही काम है पूरा, सोल्व करते जाओ आराम से। एक ही चीज लिखी हुई है, टर्म एक एक टर्म लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या मान लिया कि ये वाली जो टर्म है उसको मैंने ए मान लिया, इस वाले टर्म को मैंने बी मान लिया। ए आर डबल डॉट आर डॉट बराबर में बी आर डॉट अपन में आर, ये मेरे पास मान आया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ भैया। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप थोड़ा समझो ध्यान से, तो एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी समझो आप ध्यान से। भाई आर डबल डॉट मेरे पास में था, यहाँ पे क्या था, आर डॉट का स्क्वायर था, तो एक आर डॉट तो मैं नीचे लेके आ गया और एक आर डॉट मैंने यहीं पे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैंने बता दिया। बाकी अब कैलकुलेशन वाले पार्ट है, तो इसमें तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक तो मतलब सवाल आप सोल्व नहीं करके आ सकते एग्जाम के अंदर। और आप ही करोगे, आप सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो एग्जाम में लिख के आओगे ना, मैं थोड़ी लिख के आऊंगा एग्जाम के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया ए लॉग आर डॉट बराबर में बी लॉग आर प्लस में लॉग सी डैश। ठीक है, मान आ गया। बाकी आप देखो यहाँ पे आर डॉट का मान मेरे पास में आ गया, बी मेरे पास में है वी आर वी स्क्वायर मेरे पास। ठीक है, अब जो भी वी आर वी एक्स का मान होता है, ये देखो आर डॉट आर थीटा डॉट, दोनों का मान आपके पास में है, आर का मान है आर डॉट का मान है, रखो यहाँ पे मान, मान रख दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो वी समानुपाती किसके आया है, आर की पावर म्यू, मतलब म्यू हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कर दिया। वी हमारे पास समानुपाती है और आर की पावर में कितना है, हमारे पास में म्यू है, ये आपको प्रूफ करना था। तो सवाल इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, कोई भी डाउट नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे बढ़ता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और शायद काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है ये, इसलिए मैं इसको थोड़ा देखता हूँ ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर आपको 3 जो है, पेज नंबर मिलेगा 22 पे। ठीक है, पेज नंबर मिलेगा 22 के ऊपर। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे भी सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो एक बार आप। एक बिंदु एक समान वेग से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में 5 7 18 20 मतलब काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एक बिंदु एक समान वेग v से ए त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। तो आप सिंपल देखो भैया, हमारे पास में एक बिंदु हमारे पास में है, वो एक समान वेग है उसके पास में। ठीक है, मतलब v हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, और साथ साथ में उसकी जो त्रिज्या है वो भी हमारे पास में एक है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि अरिय तथा अनुप्रस्थ त्वरण का मान दे रखा है, वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यदि वृत्त के किसी व्यास को
प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए तो, मतलब ये तो उसी वही बात बोल दी इसने कि भाई ये जो इसका व्यास है ना, व्यास इसका जो डायमीटर है उसको आप क्या मान लो, इनिशियल लाइन मान लो प्रारंभिक रेखा, और इसके किसी भी एक सिरे को मान लो आप पोल, और पोल मानने के बाद फिर आप आंसर को सोल्व करो। तो बताओ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनो भैया, हमने क्या करा, ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, हमने कंपोनेंट तोड़े, देखो ये मेरे पास में आपकी लाइन है, ध्रुवांतर रेखा है, ठीक है, रेडियस वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो आप, वी आर मेरे पास में है रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, भाई वी मेरे पास देखो, ये मेरे पास जो एंगल बनेगा वो कितना है मेरे पास, वी कोस पाई बाय 2 प्लस में थीटा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, आप बना दो, ये मेरे पास जो है एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा तो यहाँ पे देखो वी कोस पाई बाय 2 प्लस में थीटा, और अगर देखो यहाँ पे वी टी की बात करो तो वी कोस थीटा। ठीक है, तो दोनों के मतलब ये जो देखो, अब ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम है, अगर आपने बहुत ही प्यार से आर्टिकल नंबर सेकंड का डायग्राम समझा है बिल्कुल ढंग से, तो इस डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसके अलावा एक डायग्राम और देखा था अपन ने, जिसके अंदर आपका ये प्रारंभिक रेखा, ये आपका पोल है, और इस पोल के ऊपर जब मैं यहाँ पे जो प्रारंभिक रेखा है उसके ऊपर मैं स्पर्श रेखा डालता हूँ, तो ये अपना साई एंगल है, ये अपना फाई है, थीटा है मेरे पास में। तो अगर मैं टेन साइन निकालता हूँ, तो टेन साइन का फॉर्मूला हमारे पास में आता है आर डी थीटा अपन में डी आर, ये आपको याद करना पड़ेगा, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, और यहाँ पे देखो ये आर का जो मान है वो आपको दे रखा है इसके अंदर, कैसे दे रखा है, क्योंकि आपसे क्या बोला है, एक वृत्त के बारे में बोला है, और वृत्त का आपको समीकरण याद होना चाहिए। जो आपका सर्किल है उसका पोलर इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, आर बराबर में 2a कोस थीटा। ठीक है, मैंने मान रख दिया, और डी थीटा अपॉन में डी आर, ये कितना है मेरे पास में, माइनस का 1 अपॉन में 2a साइन थीटा। ठीक है, माइनस का 2 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कोस अपॉन साइन हमारे पास कितना आ गया, माइनस का कोट थीटा मेरे पास में आ गया, और टेन फाइव बराबर कितना है मेरे पास में, टेन, भाई यहाँ पे कोट है, तो कोट को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाय 2 प्लस में थीटा में लिख सकता हूँ इसको आराम से। तो फाइव बराबर मेरे पास कितना है, पाई बाय 2 प्लस में थीटा, मतलब ये मेरे पास जो फाई एंगल है, ये फाई एंगल मेरे पास आ गया पाई बाय 2 प्लस में थीटा। अब ये मैंने क्यों करा भाई, ये स्पेशल सवाल क्यों है, ये इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है, इसीलिए तो है क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा काम अपन को करने को करना मतलब पड़ रहा है यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा काम है वो हमें करना पड़ रहा है, तो मैंने कर दिया इसको, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ये मान दे रखा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वी आर का मान देखोगे आप, ये मेरे पास वी आर है, तो कितना है, वी कोस पाई बाय 2 प्लस में थीटा। ठीक है, अब कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो वी माइनस का हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, आर डॉट मेरे पास में आ गया, आर डबल डॉट निकाल लो आप यहाँ से, वी टी बराबर आप देख लो डायग्राम के अंदर कितना आ जाएगा, वी कोस थीटा। अब वी कोस थीटा मेरे पास, ये वी टी किसके बराबर होता है, आर थीटा डॉट के, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं थीटा डॉट का मान निकालूंगा यहाँ से, थीटा डॉट का मैं यहाँ से मान निकालूंगा, मेरे पास कितना आएगा देखो, पी कोस थीटा अपॉन में आर। बात समझ में आई आपको। ठीक है, ये बात है, और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अपन आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपके पास में बहुत सारे मान आ चुके हैं, ए आर का मान आपके पास होता है ये, जो भी मान आपके पास में रख दो, यहाँ पे हमने मान रखा, और हमने इसको आगे सिंपल सोल्व किया। ठीक है, अब आगे थोड़ा और सोल्व किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेरे पास ए आर का मान आ गया। अब ए टी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, ए टी के भी दो तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि अपन इसका यूज क्यों कर रहे हैं। करा हमने यूज, ए टी का मान मैंने निकाला, ए टी बराबर कितना आ गया मेरे पास में, माइनस का वी स्क्वायर साइन थीटा अपन में ए। और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे यही पूछा गया था कि हमारे पास में
इसके जो अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण और अर्य त्वरण दोनों का जो मान है आपको निकालना था, आपने निकाल दिया। दोनों का मान जो था वो निकाल दिया आप, ठीक है। लेकिन ना बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे, नहीं बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे अभी अपन ने देखो वहाँ पे जो एक मान निकाला था, थोड़ा सा याद करो, कौन सा, ये वाला मान, मतलब टेन फाइव बराबर में आर टी डीटा अपन में डी आर, टेन फाइव कोस थीटा मेरे पास आया मान, ठीक है। और यहाँ पे देखो डी थीटा अपन डी आर का जो मान है, ये आपको याद करना पड़ेगा स्पेशली, माइनस का वन अपन टू ए साइन थीटा। ऐसा नहीं है कि ये कम, मतलब यहाँ पे कहीं मान दे रखा हो आपको तो ये आपने देख लिया इसको, नहीं ऐसा नहीं है। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, डी थीटा अपन में डी आर, और ये आपको आर का जो मान है वो मतलब उसके अंदर दे रखा है टू ए कोस थीटा। मेरे पास फाइव का मान कितना है, पाई बाय टू प्लस में थीटा। मतलब ये काम ऐसा है, या फिर मतलब ये लॉजिक अगर इस क्वेश्चन में काम नहीं आया है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में साइन एंगल बनेगा ना, ये एंगल बनेगा पाई बाय टू प्लस में थीटा। जहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट होगी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और टेन फाइव की जगह मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा अपन में डी आर, इसका एक फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म में, आर डी थीटा अपन में डी आर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये बात है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और अब हमारे पास में आया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम पढ़ लेता हूँ एक बार, कहाँ पे है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको पेज नंबर 30 पे, ठीक है। पेज नंबर 30 मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, एक बार ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, और फिर एक बार खुद सोचना कि यार इस सवाल के अंदर मैंने मतलब कौन सी बात तो नोट करी, कौन सी लिखी, और किस मतलब चीज़ की मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है। देखो ध्यान सुनना। इफ ए पार्टिकल, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, नीचे वाला है, कोई कण समान कोणिक सर्पिल। अब ये एक वर्ड जो है ना आपको बार बार परेशान कर रहा है, कौन कौन सा, समान कोणिक जो सर्पिल है, इक्वी एंगुलर मोमेंट स्पाइरल जो है, ये सूत्र जो है आपको बार बार परेशान कर रहा है। मतलब आर बराबर में ए ई की पावर में एम थीटा, आर बराबर में ए ई की पावर में जो एम थीटा है वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप परिचित हो गए हो कि वास्तव में जो आर बराबर ए की पावर एम थीटा है ये क्या है। भाई एग्जाम में आपसे ऐसे सिंपल बोल दे कि भाई इक्वी एंगुलर स्पाइरल या फिर समान कोणिक सर्पिल, तो उसका जो फॉर्मूला है, ये जो अपना मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं अपन आर बराबर में ई की पावर एम थीटा, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये आपको दे नहीं दे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला है आपसे कि समान चाल से चलता है, मतलब उसका जो v है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ना तो आपसे वी आर के बारे में बोला है ना वी टी के बारे में बोला है, केवल और केवल किसके बारे में बोला है, v के बारे में। तो यहाँ पे v बराबर कितना है, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी। यहाँ पे दोनों हमारे पास में कांस्टेंट होंगे, बराबर में हमारे पास कांस्टेंट आ गया। आर बराबर ए ई की पावर एम थीटा आपको दे रखा है। प्यारे बच्चों आपने ना अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे आपने इतना तो एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा कि जब भी हमें कोई आर का मान मिलता है ना, तो मैं उससे आर डॉट, ठीक है, आर डबल डॉट, इनका मान मैं जरूर निकालता हूँ। क्योंकि आपको पता है भाई जो से सवाल हमारे पास में है उस सवालों में अपन क्या करेंगे, या आर डबल डॉट का मान निकालेंगे, थीटा डॉट का मान निकालेंगे, ए आर का मान निकालेंगे, ए टी का मान निकालेंगे। तो इसमें होता क्या है भाई, वही बात है सिंपल सी, या तो आर डॉट चाहिए है, या आर डबल डॉट, या फिर मेरे पास आर, या फिर थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, यही चाहिए मेरे को। बस ये एक दो तीन चार पांच मान अपन को मिल जाएं तो अपना काम बन जाता है। और ये पांचों मान आते कहाँ से हैं, ये यहीं से आते हैं भैया। ये पांचों मान जो हैं ये यहीं से आते हैं, कहीं से नहीं आते, ठीक है। चलो भैया, इसके अलावा और क्या बोला है आपसे, और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। तो ये सिंपल सवाल है, मतलब इसमें ज्यादा दिक्कत है ही नहीं अपन को। तो आर का मान आपके पास में, वी आपके पास में है, आपने निकाला वी बराबर मेरे पास कांस्टेंट है, बराबर किया, होल स्क्वायर खोल दिया। खोलने के बाद आपने देखा कि आर थीटा डॉट का मान कितना है, के अपन में अंडर एम स्क्वायर प्लस में आर हमारे पास में। और यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर बराबर कितना होता है, आर डॉट एम आर थीटा मेरे पास में आ गया, वी आर बराबर एम मेरे पास में है, आर थीटा डॉट का मान आपके पास में है,
ये आपके पास क्या आ गया, वी आर, रेडियल वेलोसिटी आ गई। मैं कह रहा हूँ ना, मजा आ जाएगा आपको अगर थोड़ा सा आप शिद्दत से पढ़ते हो तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे से मैं बात करता हूँ। ये मेरे पास वी आर आ गया। ठीक है, वी टी आप निकाल सकते हो आराम से, आर थीटा डॉट। ठीक है, और ए आर और ए टी आप निकाल सकते हो कैसे, आर डबल डॉट का मान आपके पास में है, आर सब आपके पास रख दो मान, आंसर आ जाएगा, खत्म। मतलब ऐसे सवालों में तो शायद दिक्कत आपको महसूस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खासकर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यार, ध्यान सुनो तो आपको समझ में आएगा कुछ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ये आपकी एक्सरसाइज है या फिर आपकी यूनिट नंबर, मतलब फर्स्ट जो सी है ना आपकी, मतलब फर्स्ट सी आपको जो दिख रही है ना, इसके अंदर केवल और केवल, ध्यान सुनना, एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, और फिर एक्सरसाइज के जो सवाल हैं 12 13 14 मतलब 15 से 14 15, 14 और 15, ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको कुछ टर्म्स याद करनी पड़ेंगी और उसके बाद में आप सवाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने और देखा हो जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें अपन ने करा क्या है, कुछ भी नहीं करा। मतलब जो आपको दे रखा है वो सिंपल लिख दिया और अपना आंसर आ रहा है। और जहां तक 95% चांस होते हैं ना, तो ये जैसे 14 हो गया 15 हो गया, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, खासकर एग्जाम्पल नंबर 4 5 ये भी नहीं आते। एग्जाम में आता है ऐसा सवाल, मतलब सिंपल सवाल, मतलब बोलेगा आपसे कि भैया ये आपके पास में आर बराबर ई एम थीटा, हमारे पास में एक पाथ का इक्वेशन है, आप तो हमें ए आर का मान निकाल दो, ए टी का मान निकाल दो, ये बस आपसे पूछेगा। या फिर कई बार ऐसे पूछ सकता है सिंपली कि भई मेरे पास आर बराबर ये है, तो आप मुझे बता दो कि जो मेरे पास में ए है वो आर के समानुपाती है, ये मेरे पास ए है वो वी के समानुपाती है, तो ये आपसे पूछ सकता है ऐसे। तो ये दो प्रकार के सवाल ही आपसे एग्जाम पूछेगा, इसके अलावा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब देखो, अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर मेरे पास कौन सा है, 9। ये है आपका पेज नंबर, आपका है 29। ठीक है, पेज नंबर आपका है 29। वाई बराबर आपके पास में क्या है देखो, ए log sec एक्स अपन में ए। भाई वाई बराबर कितना है, ए log। ठीक है, तो एक बार आप सवाल को पढ़ो, देखो एक बार बुक के अंदर, मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको आप, सवाल को पढ़ो एक बार, ठीक है, फिर आंसर करते हैं 1 ही मिनट के अंदर।
हाँ भाई, उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को पढ़ा होगा ध्यान से। एक छोटा सा काम आ गया था, आइसक्रीम खाने का। ठीक है, आइसक्रीम खाने लग गया था मैं, गर्मियों का टाइम है। एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है। मैं भी पढ़ देता हूँ, एक बार आपने पढ़ लिया होगा, एक दो बार ऐसी बात नहीं है। भाई एक कण आपके पास में है, ध्यान से। एक कण आपके पास में है, y बराबर a log sec x अपन में a, इस प्रकार चलता है, मतलब उसका पाथ है ये। और उसकी स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, जो टेंजेंट लाइन है वो एक समान से घूम रही है। ठीक है, सिद्ध करो कि परिणामी त्वरण यानी कि a का मान इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर जो ये 9 है ना, मैं कह रहा हूँ लाइन लगा के आता है ये सवाल। ऐसे सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सवाल ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इसमें देखो कितना सिंपल सा है, मतलब पाथ का क्वेश्चन दे रखा है। भाई एग्जामिनर भी क्या चाहेगा कि मतलब एक छोटा सवाल लिखे वो, उसको टाइम भी कम लगे और अच्छा सवाल भी हो, तो वो ऐसा सवाल ढूंढता है। अब जो बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, ये एग्जाम्पल नंबर 14 15, ये जो अपन पीछे एक्सरसाइज के पीछे, वो सवाल ना के बराबर, मतलब 100 में से 0,001% चांस रहता है उनके आने के, क्योंकि उनको लिखने में टाइम लगता है भाई एग्जामिनर को। ठीक है, चलो भैया। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ गया क्या करना है, इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते हैं एक बार। ए पार्टिकल मूव्स इन द कर्व y इक्वल टू a log sec x upon में a in such a way that the tangent to the curve rotate uniformly. Prove that the resultant acceleration of the particle varies as the square of the radius of curvature. ठीक है, अब यहाँ पे सुनो ध्यान से। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, उसके बारे में बोला है कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। साफ सी बात है, ये तो आपके पास में पास का क्वेश्चन हो गया। और डी साइन पर में dt, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो आपकी स्पर्श रेखा है, भाई यही तो है टेंजेंट लाइन। ये यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको फटाफट से। और बाकी आपको क्या बोला है कि जो आपका ए है, रिजल्टेंट जो आपका एक्सीलेशन है, वो आपके किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो आपकी रो होगी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किस स्क्वायर के, सॉरी उसके स्क्वायर के। आगे चला मैं थोड़ा सा, डी वाई अपन में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने y का मैंने x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करा, a 1 में sec x अपन में फिर sec का किया, फिर sec का tan आ गया हमारे पास में, फिर x अपन का 1 मतलब बड़ा सा एक डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेशन है डेरिवेटिव। तो आप देख लो अपने हिसाब से, सब कट गया, क्या बच गया, tan x अपन में a। मैंने इसका एक बार और करा, sec स्क्वायर x अपन में a 1 a। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब एक बच्चा कहता है कि सर एक बार रुको, उसने कहा कि सर एक बात बताओ, आपने सवाल कर दिया, सब कुछ समझ में आ गया, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे अभी आपने करा कि भाई आपके पास y था, अब y का आपने एक बार डेरिवेटिव करा, फिर आपने दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें दोबारा डेरिवेटिव करना है नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, डायनेमिक्स की प्रॉब्लम यही है। और बच्चे को ये प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती कि प्रॉब्लम भी है, और इस प्रॉब्लम के चलते एग्जाम में जब जाते हैं वो ये सोच रहे थे सब कुछ आता है, और जब एग्जाम में गए, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, सब कुछ लिख दिया, लेकिन जब आंसर करने बैठे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है उसके अंदर। अब ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात है। ये कब पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा जब आप पे थोड़ा सवालों को कंपेयर करोगे, और यहाँ पे मतलब सवाल के अंदर देखो एक बार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो तब जाके आपको ये बात पता चलेगी। ठीक है, तो बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, हो गया आराम से सवाल। उसके बाद में स्पर्श रेखा की ढाल आपको मैंने निकलवाई थी, याद करो थोड़ी देर पहले। टेन साइन बराबर डी वाई अपन में डी एक्स, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 और 3 से। टेन साइन बराबर टेन एक्स अपन में ए, साइन बराबर एक्स अपन में एक्स बराबर ए डॉट में साइन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चल लेता हूँ भैया। एग्जाम्पल नंबर 9 फेवरेट सवाल है एग्जामिनरों का, तो इसलिए इसको छोड़ के मत जाना, करके जरूर जाना। अब मैंने x का dt के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, तो क्या आ गया, देखो dx अपन में dt आ गया मेरे पास, और बराबर में देखो a d साइन अपन में dt बराबर में a के। आपको पता है d साइन अपन में dt आपको पहले से कांस्टेंट दे रखा है, इसका डबल डेरिवेटिव कर दोगे तभी आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया आपने डी टू साइन अपन में मतलब डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर का जो मान है वो आपने ये निकाल रखा है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे देखो अब क्या है हमारे पास में,
इसको थोड़ा सोल्व करा आपने, डी एक्स अपॉन डी टी का जो मान आपने निकाल रखा है कितना है, ए के है, आपने मान रख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब थोड़ा ध्यान समझो, डी वाई अपन में डी टी है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या करा, इसके अंदर x को एंटर करवाया, देखो डी वाई अपन में डी टी मैंने लिखा, डी एक्स को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। डी वाई अपन में डी एक्स मेरे पास में है, डी एक्स अपन में डी टी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर सबका मान आपके पास में है, डी एक्स अपन डी टी का मान ए के हो गया, डी वाई अपन डी एक्स का मान टेन एक्स अपन में ए हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन क्या होता है, यहाँ पे एक्सलेशन मेरे पास लिखा मैंने, भाई आपने क्या देखा, मेरी बात सुनो ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक हमारे पास में होता है ए टी, एक हमारे पास होता है ए आर। अब ए टी और ए आर जो होंगे, भाई ए आर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ए टी हमारे पास में परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे वही तो है, एक्स हमारे पास में रेडियल हो गया, और यहाँ पे जो वाई है वो मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों का मान आपने निकाल दिया। मान आपके पास में है, मान रखो, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया, कितना आ गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन मेरे पास में आ गया। तो ये काम तो हो गया कि रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन निकालना था, वो तो मेरे पास आ चुका है। अब मैं निकालता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या निकालता हूँ। रो बराबर कितना मेरे पास, वन प्लस में डी वाई अपन में डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में, अब ये फॉर्मूला होता है भैया, लिख रखा है साफ साफ, याद करना है, फॉर्मूला होता है ये कि वन प्लस में डी वाई अपन में डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डी टू अपन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सबका मान आपके पास में है, मान रख दो, और यहाँ पे हमारे पास रो है, ये रो स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन, समीकरण नंबर 5 आपके पास, ठीक है। और लास्ट में जाके हमारे पास में ये आंसर आ गया, एक्सेलेशन बराबर ए के स्क्वायर, मान रखा, एक्सेलेशन है वो डायरेक्टली समानुपातिक इसके रो स्क्वायर के, अब देख लो आप, मतलब ए के स्क्वायर पर में एक बार फोर सारे कांस्टेंट है, इसको मैंने लैम्डा मान लिया, तो एक्सेलेशन समानुपातिक इसके रो स्क्वायर के। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है भैया। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा था, ये मैंने करवा दिया है, और अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़्यादा भी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 तो शायद अपन ने कर लिया है, देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कौन सा है, 5 तो हमने कर लिया है, फिर ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया, ये अपन ने कर लिया है ऐसे सवाल यार पहले। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है ये। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। ठीक है, ये आपके पास में है, एग्जाम्पल नंबर आपका है 6, ठीक है। तो ये सवाल भी है ना, मतलब देखो राजस्थान में 2000 में आया था, जोधपुर बीकानेर अजमेर में काफ़ी बार आया हुआ है, तो मतलब ठीक ठाक सवाल है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, इसको आप करो, एग्जाम्पल नंबर 6 करो, क्योंकि 5 अपन कर चुके हैं। एग्जाम्पल आपके पास 6 है ये, और पेज नंबर आपका है 26। एक बार सवाल को पढ़ते हैं, जैसा अपन को पता चलेगा वैसा अपन लिखते हैं, और फिर बाद में सॉल्यूशन करेंगे इसका। चलो भाई करते हैं भैया, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोल्व करा, देखो भैया, एग्जाम्पल नंबर 6 को पढ़ते हैं। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में एफ अपॉन में डब्ल्यू वेग से प्रस्थान होता है, ठीक है, ठीक है भैया, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग ओमेगा, मतलब यहाँ पे थीटा डॉट का जो मान है वो हमारे पास में कांस्टेंट आ गया, तथा अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण, अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण यानी कि ए आर,
वो आपको दे रखा है माइनस का एफ। ठीक है, तो सिद्ध करो कि अरीय वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती, किंतु उसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, मतलब आपका जो अरीय वेग है, यानी कि आपका वी आर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये शून्य की तरफ अग्रसर हो सकता है, ऐसे प्रूफ करना है। और साथ साथ में पूछा है कि इसका जो पाथ का इक्वेशन है वो डब्ल्यू स्क्वायर बराबर आर इक्वल टू एफ वन वन माइनस का एक पर माइनस का थीटा आपको प्रूफ करना है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं प्रूफ। अब एक बार पूरे को ध्यान से देखना आप सवाल को। ठीक है, जहां तक है मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करें सवाल को, चलो देखें भैया, ध्यान से देखो भैया। थीटा डॉट मेरे पास में है, दे रखा है कांस्टेंट। डबल डॉट किया, जीरो आ गया। ए आर रखा हुआ आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला था उसने कि ए आर, अब ए आर का मान क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है, माइनस के एफ के बराबर। इसको मैंने थोड़ा ओपन किया इस प्रकार खोल के, माइनस का एफ मेरे पास, समीकरण नंबर एक मेरे पास। अब मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व करा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से प्रकार, ये मैंने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखोगे तो आप देख सकते हो एफ डी आर बराबर माइनस का एफ डी बराबर में डी टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण आ गई। ठीक है, ये आपने पहली बार पढ़ा, पहली काफ़ी बार पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बार आपने ये पढ़ा होगा, उम्मीद कर सकता हूँ मैं। सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन ने बहुत बार पढ़ा है इसको। तो यहाँ पे एम का मान डब्ल्यू प्लस माइनस का ओमेगा आ गया। सी एफ बराबर पी आई, सी एफ पी आई आप जानते हो, सी एफ का फॉर्मूला आप जानते हो, सी वन ई की बराबर ओमेगा टी। कई कई बच्चे ये बोल रहे होंगे सर ये कहाँ से लिख रहे हो आप, सेकेंड ईयर में आपने पी आई और सी एफ के बारे में नाम सुना होगा ना। सी एफ का सिंपल फॉर्मूला होता है एम के यहाँ पे दो मान आए हैं, प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा, सी वन ई के बार ओमेगा टी प्लस में सी टू ई के बार माइनस का ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया सी एफ आपका। अब यहाँ पे निकालते हैं अपन पी आई। पी आई का फॉर्मूला हमारे पास वन अपॉन एफ डी माइनस का एफ मेरे पास में है। तो जो आपके पास में फंक्शन था डी टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको नीचे लिखा, माइनस का एफ को मैं आगे लेके आ गया। अब हमारे पास में जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, ई की पावर हमारे पास कितना है ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा बराबर हमारे पास में देखो वन अपॉन कितना है डी टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या बनता है आप देखो एक बार, सारा जो काम है फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है। वन अपॉन में एफ डी, ई की पावर में ए एक्स, वन अपॉन में एफ ए और ई की पावर में ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो ई की पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो मान लेता हूँ कि जीरो मल्टीप्लाई में यहाँ पे टी है। बात समझ में आ रही है भाई, आपको इस प्रकार का पैटर्न बनाना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा। तो मैंने इस प्रकार का पैटर्न बना दिया, आप देख सकते हो मेरे पास जो मान आया है वो पी आई कितना आ गया, वन एफ अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये वन अपॉन में इसका मान वही तो है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आपके पास पी आई भी आ गया, आपके पास में सी एफ भी आ गया। पी आई सी एफ निकाल दिया, आर बराबर सी एफ और पी आई आपके पास में आ गया, समीकरण नंबर दो आ गया। ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको इसमें सी एफ और पी आई दोनों निकालने पड़ रहे हैं। अगर आपको दोनों निकालने नहीं पड़ते तो शायद ये सवाल बहुत ईजी रहता मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ यहाँ पे, टी बराबर जीरो, आर बराबर जीरो, आर डॉट बराबर एफ वन डब्लू। ठीक है, आपने सी वन का मान निकाला, सी टू का मान निकाला, मान रखा। के बाद आप देखो मतलब इस सी वन सी टू कॉन्स्टेंट का मान निकाल रहे हैं अभी तक तो, यानी कि सवाल के तय तक पहुंचे नहीं है अभी तक, अपन कॉन्स्टेंट का मान निकाल रहे हैं। आप देख लो यहाँ पे सी वन का निकाला, सी टू का निकाला, फिर मैंने वहाँ पे मान रख दिया। आर बराबर कंप्लीटली मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आई लास्ट में वो आई है आर बराबर एफ वन में डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस का ई की पावर माइनस का ओमेगा टी, ये मेरे पास निकल के आया है। और सर यही आपसे पूछा गया था, अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर तो यही पूछा गया था आपसे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर में एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई में वन माइनस का ई की पावर माइनस का थीटा, वही तो है ये। तो ये तो अपना आंसर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बोला था आपसे कि जो आपका अरीय वेग है, मतलब जो आपका वी आर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये जीरो के बराबर मतलब टेंस टू जा सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, तो उसको भी कर लो आप एक बार।
मतलब क्या है कि देखो, मैं बताऊं, सवाल आपको आए या नहीं आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर सवाल को एक बार टच कर लेते हो ना कि भाई सवाल के अंदर कैसा काम होगा, कैसे करेंगे, तो जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे ना तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आती आपको। मतलब आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई अपन को आता है तो अपन कर सकते हैं आराम से। बात समझ आई आप सभी को? ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा डॉट मेरे पास में ओमेगा टी, सब कुछ कर रखा है। समीकरण नंबर 5, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है, पाथ की इक्वेशन है हमारे पास में। तो ए आर बराबर माइनस का एफ दे रखा है आपको। ठीक है। अब ए आर का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये वाला फॉर्मूला। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका खेल जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आपने ए आर के, ए टी के, वी आर के और वी आई के सारे फॉर्मूलों को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे लिखा, अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर आप सोचो क्या करोगे आप। माइनस का एफ मेरे पास में आ गया। यहाँ पे मैंने देखो इसको खोल के लिख दिया, डी अपन डी टी, डी आर अपन डी टी, माइनस का एफ अपन में ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस का ई की पावर माइनस का ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर में माइनस का एफ। यार का मान लिखा है मैंने यहाँ से। ठीक है। और डी थीटा अपन डी टी का मान ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, बराबर में माइनस का एफ मेरे पास में है। तो यहाँ पे देखो डी अपन में डी टी, डी आर अपन डी टी बराबर में कितना आ गया, माइनस का एफ ई की पर माइनस का थीटा मेरे पास में आ गया। ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे चला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी अपन डी टी, डी आर अपन डी टी। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास में डी आर अपन डी टी हमारे पास में जो वी हमारे पास में है माइनस का एफ ई की पर माइनस का थीटा। तो ये जो इक्वेशन आपने प्रूफ करी है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि आपका जो अरिय वेग है ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अब बच्चे क्या कहेंगे, सर एक बात बताओ, नेगेटिव में नहीं होगा आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है सामने ही, फिर आपने प्रूफ क्या किया है? बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक ध्यान देने वाली बात, ध्यान सुनना। आपको सवाल में क्या बोला गया था? आपसे सवाल में बोला गया था कि ओमेगा तथा अचर ऋणात्मक अरिय त्वरण है। तो अरिय त्वरण है ये, माइनस का जो एफ मेरे पास में है ये क्या है, अरिय त्वरण है। एक्स रिलेशन की बात हो रही है, ना कि आपकी वी की बात हो रही है। बात समझ में आई आपको? देखो यार, यहाँ पे है ना मिस्टेक मैंने भी करी है और आपने भी तो शायद नहीं करी होगी, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सवाल है ना, सवाल आपसे क्या पूछ रहा था, उल्टा पूछ रहा था। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था कि जो आपका वी आर है ना, वी आर वो हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ही नहीं, ये पूछा था आपसे। और मैं उसको उल्टा लेके जा रहा हूँ, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे भी। तो यहाँ पे आप आराम सही कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि डी आर अपन डी टी मेरे पास में हमेशा नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो। तो मतलब वही बात हो गई कि यार अभी यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता तो मैं पॉजिटिव बना देता। अब बच्चों की क्या आदत रहती है, सुनो मेरी बात, बच्चों की प्रवृत्ति क्या रहती है, जैसे मैंने कह दिया कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो आएगा। मतलब ये मान लो कि लगभग 80% बच्चों ने तो मतलब विरोध ही नहीं करा होगा इस बात का कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर जिस बच्चे ने ध्यान से सवाल को पढ़ा होगा उसने देखा होगा कि यार यहाँ पे तो बात ही नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो आप सवाल को, उसने क्या बोला था कि हमेशा जो आपका अरिय वेग होगा वो कभी भी धनात्मक नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव होगा, आप देख सकते हो आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैंने देखा कि अभी आपने सवाल पढ़े। ठीक है। तो अभी तक आपने जितने भी सवाल पढ़े हैं, तो प्यारे बच्चों मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपको करना क्या है, देखो सुनो। आपको करना ये है कि भाई ये आपकी फर्स्ट सी एक्सरसाइज है ना, इसमें से क्या करना कि जो एग्जाम्पल है ना आपके, उन एग्जाम्पलों को तो आप कर लेना सभी को। ठीक है। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है ना, उससे लेकर आप 10 या फिर 12 तक कर सकते हो। बाकी 14 15 ये जो एग्जाम्पल है इनको छोड़ देना। 4 नंबर का जो मैटर है 100% आपका तैयार हो चुका है यहाँ से। अभी तक जो पढ़ा है उसमें 4 नंबर का मैटर आपका तैयार हो चुका है, गारंटीड 100%, बाहर से भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। तो ये मैटर आपका तैयार हो गया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, डाउट भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन, एक क्लास अपन शाम को लगाएंगे अब। ठीक है। एक क्लास अपन शाम को लगाएंगे जिसमें
ये जो आगे का पोर्शन अपना स्पर्श रेखीय है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस वाले पोर्शन को मैं, मतलब अगला जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर ही खत्म कर देंगे अपन इसको। मैं एक बार देखता हूँ कि कितना पोर्शन बचा हुआ है। ज़्यादा पोर्शन तो लग नहीं रहा मुझे। नहीं देखो, पोर्शन चाहे कितना भी हो, सिंपल भी है और ज़्यादा मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है। अगर जिस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको लाइटली मतलब हार्ड ले रहे हो तो बिल्कुल सिंपल है। अगली ही क्लास में इसको मैं ख़त्म करवा दूंगा। वेरी वेरी सिंपल है। अगली जो क्लास अपनी होगी ना, उस क्लास में आपका ये पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। मतलब मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट से 8 नंबर का जो मैटर है वो आपका 100% तैयार होगा। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको छोड़ देना, कोई भी काम के नहीं है वो। ठीक है, मतलब आप टारगेट कर लेना कि भाई इस एक्सरसाइज में 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो बेकार हैं, मतलब कोई काम के नहीं है। तो एक काम करना, मतलब उनको आप बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, और मतलब सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। और जब कल एग्जाम हो, एग्जाम से पहले एक नज़र इनकी तरफ देख जाना। गलती से मान लो, गलती से बाई चांस अगर ये आ गए तो कुछ तो अपन लिख के आ सकते हैं इसके अंदर, बाकी आने की तरह नहीं रहेंगे। एक नज़र देख जाना, प्रैक्टिस मत करना इनकी बस। ठीक है, तो बाकी और तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्लास से मैं समझ में आ रहा होगा। और किसी प्रकार किसी को डाउट है तो पूछ सकता है आराम से मेरे से। बाकी अब मिलते हैं अपन, रात को अपना लेक्चर हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसी को दिक्कत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से करते रहना। ठीक है, बाकी इसको अपन शाम को ख़त्म कर देंगे। और कल के दिन में, कल का जो दिन रहेगा उस कल के दिन में मैं यूनिट नंबर जो आपकी सेकंड है उसको डेफिनेटली ख़त्म कर दूंगा। डेफिनेटली यूनिट नंबर सेकंड आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलो।